एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपके चल रहे थे। इसमें एक क्वेश्चन था जो सामने ब्लैक बोर्ड पर आपको दिख रहा है। इसका पहला खंड जो दोनों आवेशों के कारण मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पूछते थे, हमने ज्ञात किया दोनों आवेशों के कारण मध्य बिंदु जो बीच वाला बिंदु है इस पर विद्युत क्षेत्र कितना हो रहा है, इक्वल टू 4 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम हो रहा है। और उसकी जो दिशा है बिंदु बी से बिंदु ए की ओर है, बिंदु बी से बिंदु ए की ओर है। तो हमने पहला खंड सॉल्व कर लिया था। इस क्वेश्चन का जो सेकंड खंड है, सेकंड खंड में ये कहते हैं कि मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के अभिलंब तल में मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर विभव तथा विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो सेकंड खंड में भी दो बातें इन्होंने हमसे पूछी है, तो हम इसको साफ कर देते हैं क्योंकि आपने इसको समझ लिया है। इसका सेकंड खंड हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आवेश परिवर्तन नहीं हुआ है, आवेशों के जो बीच की डिस्टेंस है वो भी परिवर्तित नहीं हुई है, लेकिन स्थिति परिवर्तित हो गई है। पहले तो इन्होंने अक्षीय स्थिति में पूछा था, यानी इनके केवल मध्य बिंदु पर पूछा था। अभी हमसे पूछते हैं कि मध्य बिंदु से अभिलंब ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका चित्र दूसरा बनेगा। दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। मानकर चलिए पहला आवेश कहीं यहाँ है और दूसरा आवेश कहीं यहाँ है। ये बिंदु आप ए मान सकते हैं, ये बिंदु आप बी मान सकते हैं। इस पर आवेश रखा है Q1, इस पर आवेश रखा है Q2 और दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। अब हम इनका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु कहीं ना कहीं बीच में होगा। बीच में होने के कारण ये जो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है आधी इस तरफ हो जाएगी और आधी उस तरफ चली जाएगी। तो मानकर चलिए ये कहीं इसका मध्य बिंदु बनता है। इस मध्य बिंदु को क्या नाम दे देंगे आप, ओ नाम दे देंगे। मध्य बिंदु मान ली ओ है। तो बिंदु ए से ओ तक की जो डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर हो चुकी है और इतनी ही डिस्टेंस आगे बची है, यानी ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई है, 15 सेंटीमीटर ही हो चुकी है। अब वो क्या कहते हैं, इसके मध्य बिंदु से अभिलंबत ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, अभिलंबत ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर स्थित विभव तथा वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो मानकर चलिए इस बिंदु से ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कहीं यहाँ बनती है, तो इस पर कोई ना कोई बिंदु स्थित है। मानकर चलिए ये बिंदु कौन सा है, पी है, बिंदु पी। तो बिंदु पी पर हमको वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, बिंदु आवेश ए को बिंदु पी से मिला दीजिए और बिंदु पी को बिंदु बी से मिला दीजिए। तो क्या होगा, ये डिस्टेंस हमको पता होनी चाहिए, ये डिस्टेंस हमको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट डिस्टेंस यानी बिंदु आवेश ए के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न होने वाले विभव ज्ञात करने के लिए डिस्टेंस ए पी आपको पता होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से डिस्टेंस बी पी भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं और ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्यों है, क्योंकि इसमें जो कोण ओ है, कोण ओ है वो कैसा है, 90 डिग्री है। ठीक इसी प्रकार से इसके लिए भी लेंगे तो ये कोण कैसा है, ये भी 90 डिग्री है। और जो भुजा है आपकी ओपी, भुजा ओपी सर्वांशम है। सर्वांशम यानी कॉमन आप कह सकते हैं, दोनों त्रिभुज में ये काउंट हो रही है। इसके लिए भी काउंट होगी और इसके लिए भी ये काउंट होगी। तो जितनी डिस्टेंस एपी है उतनी ही डिस्टेंस बीपी होगी।
उतनी ही डिस्टेंस बीपी होगी। क्यों होगी? क्योंकि नीचे जो आधार है त्रिभुजों के बिल्कुल बराबर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है और ये भी 15 सेंटीमीटर है, जिसके कारण जो भुजाएं एपी और बीपी हैं वो बिल्कुल बराबर बराबर होंगी। और जो डिस्टेंस है बी पी ओ, वो डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो ये डिस्टेंस भी कॉमन है, दोनों त्रिभुज के लिए डिस्टेंस भी बिल्कुल कॉमन है। तो याद कर लेंगे AP इक्वल टू BP इक्वल टू AP इक्वल टू BP इक्वल टू क्या प्रयोग कर रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम प्रयोग कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम प्रयोग करने के कारण हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा? AO का स्क्वायर, किसी भी एक त्रिभुज में आप ले लीजिए इसको, AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, OP स्क्वायर। और ये क्या सूत्र है? पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय यहां प्रयोग हो रही है। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र ये हो गया, आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये जो सबसे बड़ी भुजा है त्रिभुज AOP के अंतर्गत आप देख रहे हैं, तो सबसे बड़ी भुजा जो है वो AP है, इसी को हम कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। नीचे क्या होता है? आधार होता है, और जो खड़ी भुजा होती है वो क्या होता है कि लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहाँ से ये सूत्र हमने उत्पन्न किया है पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हुए। वैल्यू रखेंगे, वैल्यू हम सेंटीमीटर में रख लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो ये कितना हो जाएगा? 0.85 हो जाएगा। मीटर में रख लीजिए। ए कितना है? 0.8 और कितना है? 15 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 बटे 100 करेंगे तो 0.15 मीटर हो जाएगा ये। तो यही वैल्यू हमने यहाँ प्रयोग की है 0.15 प्लस क्या हो जाएगा? ओपी कितना है? ओपी है 10 सेंटीमीटर, इसको भी हम 10 बटे 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा, या 0.10 भी आप इसको कह सकते हैं। 0.10 का स्क्वायर और इस पूरे का वर्गमूल। केवल डिस्टेंस हम याद कर रहे हैं। 15 कितने होते हैं? 225, यानी ये हो जाएगा दशमलव कितने अंक से बाद में हो जाएगा? 2 के बाद, पहले तो अब है, लेकिन ये स्क्वायर करेंगे तो ये 4 के बाद में हो जाएगा, 4 के पहले हो जाएगा, सॉरी। प्लस इसी प्रकार से यहाँ करेंगे 10/100, 10 कितना हो गया? 100 हो गया। दशमलव 1 अंक के बाद, तो अब कितने के बाद हो जाएगा? 2 के बाद हो जाएगा 100, यानी ये हो जाएगा 0.01, 0.01 ये हो जाएगा। इन सबको ऐड कर लेंगे। 0.01 और प्लस कितना हो रहा है? 0.0225 हो रहा है ये। आप इसको ऐड कर लेंगे और ये भुजा आप याद करेंगे तो ये भुजा आपको प्राप्त होगी 0.18 मीटर डायरेक्टली। चाहे तो आप करके देख लीजिए। 0.18 किलोमीटर। AP इक्वल टू BP इक्वल टू, हमने कैलकुलेशन नहीं की है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा जाने वाला है, एक वीडियो में कवर हो सकता है ना भी हो, तो इसलिए थोड़ा डायरेक्टली आप इसको देखिए। तो डिस्टेंस कितनी आ रही है हमारे पास? AP इक्वल टू BP इक्वल टू 0.18 मीटर आ चुकी है। इसी डिस्टेंस का प्रयोग करते हुए सबसे पहले आप दोनों बिंदुओं पर रखे हुए आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो वैद्युत विभव देखिए आप, विभव कौन से बिंदु पर? बिंदु P पर क्या हो जाएगा? V इक्वल टू V1 प्लस V2 कैसी राशि है? अदिश राशि है। और क्या कर रहे हैं? बीज गणितीय योग कर रहे हैं, बीज गणितीय योग। ना V1 की वैल्यू है ना V2 की वैल्यू है। सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 अपॉन AP रख लो डिस्टेंस के स्थान पे, या BP रख लो, जो मर्जी, क्योंकि दोनों डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है। सेम यहीं पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन यहाँ पे भी आप AP रखिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये बिल्कुल कॉमन डिस्टेंस से बिल्कुल बराबर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, AP कॉमन है, Q1 प्लस Q2 बचेगा केवल अंदर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अंदर बचेगा Q1 प्लस Q2, और यहाँ बाहर बचेगा 1/AP, 1/AP, P को थोड़ा ऊपर करके लिखिए, इस तरह से वैल्यू रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जो कण आया है निकल के हमारे पास, वो कितना आया है जी, 0.18 आया है, 0.18 मीटर कह लो, या इसको 18 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इतने ही डिस्टेंस ये है, 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस ये प्राप्त हुई है, यानी 0.18 मीटर। आगे देखिए वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर बिंदु P पर, विभव हम याद कर रहे हैं, तो मैं इस पूरे को साफ कर देता हूँ। और ये कौन सा खंड हम कर रहे हैं, सेकेंड खंड कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा V इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 ब्रैकेट के अंदर Q1 प्लस Q2। Q1 की वैल्यू कितनी रखी थी इन्होंने, 1.5 माइक्रोकुलाम और 2.5 माइक्रोकुलाम। तो क्या हो जाएगा, 1.5 प्लस 2.5 माइक्रो में रहने दो, नो प्रॉब्लम, बाद में इसको हम कुलाम में चेंज कर लेंगे। और 1/, ये वाली वैल्यू चलो मीटर वाली यूज कर लीजिए, 0.18, 0.18, 1.5 और 2.5 कितना हो गया, 4 हो गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या करके, V इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6, यानी माइक्रो से मैंने कुलाम में इसको चेंज कर दिया है डायरेक्टली। तो ये हमको प्राप्त हुआ, अपॉन में है 0.18, 0.18, पॉइंट हटाओ तो ऊपर कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो बढ़ेंगे। 9 से इसको काट सकते हैं, 2 बार कटेगा, इस 2 से 4 को काट सकते हैं, ये भी 2 बार कटेगा, और क्या बचा, केवल 2 बच रहा है ऊपर। तो v इक्वल टू 2 गुणा, अब देखिए 10 की पावर कितने हो जाएंगे, 9 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, भाई 100 है ना, तो इसको 10 की पावर 2 आप कह सकते हैं। तो 9 तो कितना हो गया, 11 हो गया, 11 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, यानी 2 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट ये हो जाता है। बिंदु P पर दोनों ही आवेशों के कारण उत्पन्न विभव कितना होगा, 2 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट हो जाएगा। ये आपका विभव प्राप्त हो चुका है आपको। अब हम क्या याद करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P। मैं इसको साफ कर देता हूं। अब देखिए बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो बिंदु आवेश A पर जो रखा है आवेश Q1, उसके कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए वो क्या है, क्योंकि बिंदु आवेश A के कारण है, वो क्या बनेगी, EA बनेगी। बिंदु B पर रखे आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर क्या बनेगी, मानकर चलिए EB बनेगी। ध्यान दीजिए दोनों ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपोजिट दिशा में जा रही है, क्योंकि ये डिस्टेंस ऐसी है, एक दिशा ऊपर को जा रही है, एक इधर को जा रही है। अगर ये बहुत दूर तक चली जाए तो चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, क्योंकि कभी भी एक दूसरे पर नहीं मिल सकते। दैट्स इट।
यानी इन दोनों दिशाओं को हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से विपरीत या लंबवत, ना लंबवत कह सकते हैं ना विपरीत कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमको कंफ्यूजन प्राप्त हो रहा है, कंफ्यूजन प्राप्त हो रहा है। ये डिस्टेंस क्या बन रही है, ये मानकर चलिए बिंदु P है, ये बिंदु क्या है, वो बिंदु P है, और ये डिस्टेंस कौन सी है, EA है, दिशा EA, और ये दिशा कौन सी है, EB है। तो इस कंडीशन को दूर करने के लिए हम क्या करते थे, इन दोनों दिशाओं के क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक हम मान लेते थे। क्या मानते थे, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। ये आपका y अक्ष हो गया, ये आपका x अक्ष हो गया। इस दिशा पे हम इसको तोड़ लेंगे, वियोजित कर लेंगे, और बीच का कोण कौन सा है, वो थीटा हो जाएगा। और थीटा इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री है। थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है उत्पन्न हो रहा है। तो आप अगर EA में देखेंगे तो यहाँ पर EA cos थीटा रहेगा, यानी जो इसका क्षैतिज घटक है वो क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, EA cos थीटा हो जाएगा, EA cos थीटा। ठीक इसी प्रकार से EB के सापेक्ष इसका क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, EB cos थीटा हो जाएगा। इस तरह EB cos थीटा। अब देखिए दोनों में कॉमन भुजा भी उत्पन्न होगी, क्योंकि आपको लंबवत घटक भी इसका बताना है, x अक्ष के सापेक्ष इसका लंबवत घटक। तो x अक्ष के सापेक्ष लंबवत हम रेखा खींचेंगे तो इस रेखा पर ये दोनों होंगे, इस रेखा पर ये दोनों, यानी EB sin थीटा भी होगा और EA sin थीटा भी ये हो जाएगा लंबवत घटक में। तो इसको हम लिख सकते हैं EA sin थीटा और EB sin थीटा। अब क्योंकि दोनों एक ही भुजा पर है, लंबवत है ना, एक ही भुजा पर है, तो इन दोनों के बीच में चिन्ह किस चीज का जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। यानी जो इनका y अक्ष है, जो इनका y अक्ष है उस पर उत्पन्न होने वाली वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी EA sin थीटा प्लस EB sin थीटा, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। सेम चित्र हम यहाँ पर भी बना देंगे। ये है आपका EA cos थीटा और इस तरफ है आपका EB cos थीटा, और ऊपर वाली जो भुजा है इस पर क्या है आपका EA sin थीटा और EB sin थीटा, इसी भुजा पर ये उत्पन्न हो रहे हैं। आप इनको मिला सकते हैं, एक आकृति भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आकृति भी आपको प्राप्त हो जाएगी, जो कि चतुर्भुज की भी बनेगी और त्रिभुज की भी एक बनेगी। नो प्रॉब्लम। अब ध्यान देंगे, हमको क्या याद करना है, ये जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वाली हमने घटक माने थे, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, इन्हीं को ही हम याद करेंगे। तो सबसे पहले हम याद करेंगे x अक्ष दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों ही घटकों के कारण x अक्ष दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हो जाएगा सूत्र Ex। Ex क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि x अक्ष के सापेक्ष याद कर रहे हैं। नीचे जो x अक्ष है इसके सापेक्ष, यानी आधार के बिल्कुल समांतर, पृथ्वी तल है उसके समांतर हम याद कर रहे हैं। तो Ex क्या हो जाएगा, अब देखिए x अक्ष में दो घटक है यहाँ पर, एक तो EA cos थीटा बन रहा है और दूसरा EB cos थीटा बन रहा है। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, दिशाएं तो इन दोनों की अपोजिट है, इसको इस दिशा को हम अपोजिट कह सकते हैं। अपोजिट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। और ये दिशा ऐसी है, यदि हम इसको आगे बढ़ाते जाएं, इसको पीछे हटाते जाएं, तो ये चलती चली जाएंगे, चलती चली जाएंगे और आगे कभी भी एक दूसरे पर नहीं मिल सकती हैं। ठीक है, इसलिए इन दोनों दिशाओं को अपोजिट यानी विपरीत दिशाएं कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक 180 अंश कोण बन रहा है। तो आप ये पता कैसे करेंगे कि EA और EB दोनों में कौन बड़ा है। एक कॉमन सा फॉर्मूला है E प्रोपोर्शनल Q अपॉन R स्क्वायर, E प्रोपोर्शनल Q अपॉन R स्क्वायर का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। अब देखिए R जो डिस्टेंस है वो कॉमन है, यहाँ पर भी इतनी है, यहाँ पर भी इतनी ही डिस्टेंस है, लेकिन जो आवेश है
आवेश दोनों ही बिंदुओं पर बिल्कुल अलग अलग है। जो पहला आवेश दे रखा है उन्होंने कितना है 1.5 माइक्रोकुलाम, और जो दूसरा आवेश दे रखा है उन्होंने वो कितना है 2.5 माइक्रोकुलाम है। तो बिंदु बी पर जो आवेश रखा है वो 2.5 माइक्रोकुलाम है, 2.5 माइक्रोकुलाम, और बिंदु ए पर रखा है 1.5 माइक्रोकुलाम। तो आवेश अलग अलग होने के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं अलग अलग है। आवेश कौन सा ज्यादा है, बिंदु बी पर रखा हुआ आवेश ज्यादा है, जिसके कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्यादा होगी। यानी इस हिसाब से इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम क्या कह सकते हैं, EB ग्रेटर देन EA, EB ग्रेटर देन EA, यानी EB की वैल्यू EA से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, EB cos थीटा माइनस EA cos थीटा, cos थीटा को नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर। क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये घटक के साथ में आ रहा है। cos थीटा का फॉर्मूला है कि आप किसी भी तरह में यूज कर सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमको प्राप्त हुई है। sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। प्रयोग करेंगे तो ये sin थीटा भी प्राप्त होगा, EB sin थीटा भी प्राप्त होगा। इसको ज्यादा तो क्या करेंगे, EX इक्वल टू EB cos थीटा, EB cos थीटा माइनस EA cos थीटा। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाती है। आई होप आप समझ रहे होंगे यहाँ पर। EX इक्वल टू EB cos थीटा माइनस EA cos थीटा। अब इस डायग्राम की हमको आवश्यकता नहीं है, केवल समझाने के लिए था पूरा डायग्राम, और इसका जो पोर्शन है हमने वहां भी बना दिया है। तो हम कैलकुलेशन वहां से समझ के कर सकते हैं आगे, क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग जा रहा है तो हमें लिखने के लिए स्थान चाहिए, इसलिए इसको साफ कर देते हैं। EX इक्वल टू क्या वाला है, ये वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे। EX इक्वल टू क्या वाला है आपका, EB cos थीटा माइनस EA cos थीटा हमको प्राप्त हो रहा है। ना तो हमारे पास EB की वैल्यू है, ना ही A की वैल्यू है, ना ही cos थीटा की वैल्यू है, लेकिन cos थीटा क्या है वो कॉमन कर सकते हैं। कॉमन करके आप इसको बाहर निकाल लीजिए, और साथ ही साथ EB की वैल्यू रखिए, फॉर्मूला रखिए। क्या फॉर्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए बिंदु बी पर रखा हुआ आवेश 2.5 माइक्रोकुलाम, तो EB की वैल्यू क्या बनेगी 2.5, यानी Q2 अपॉन और जो डिस्टेंस है ये वाली वो कितनी है PB, या BP आप इसको कह सकते हैं, BP का स्क्वायर। ऐसे माइनस ये हो जाएगा, और EA की वैल्यू नहीं है तो फॉर्मूला इसका प्रयोग करेंगे, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे Q1 अपॉन, और डिस्टेंस कितनी है AP है, Q1 अपॉन AP का स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर रहेगा क्या cos थीटा, क्योंकि ये आपने हाथों हाथ कॉमन किया है। अब हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी यहाँ से कॉमन करके बाहर निकाल सकते हो आप। तो क्या हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 हो जाएगा ये, गुणा Q2 की वैल्यू है 2.5 माइक्रोकुलाम, तो 2.5। अब देखिए सब चीज कॉमन है, कॉमन ही कर लीजिए, इसको सही रहेगा, थोड़ी आसानी रहेगी। तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू रख दे रहा हूँ। तो 9 × 10 की पावर 9, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, Q2 माइनस Q1 बचेगा। भाई नीचे क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन होके बाहर गया, यहाँ बचा Q1 और यहाँ बचा Q2। AP ये डिस्टेंस है, ये भी कांस्टेंट है, मतलब कॉमन है, तो कॉमन करके इसको भी आप बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि AP इक्वल टू क्या है BP, डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है। क्या बनेगा Q2 माइनस Q1 बनेगा यहाँ पर, और ये रहेगा cos थीटा,
अपॉन में, और एपी बीपी में से कोई भी एक वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। मान के चलो हम एपी यूज कर रहे हैं क्योंकि दोनों डिस्टेंस बिल्कुल बराबर हैं। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। वैल्यू रखेंगे Q2 की वैल्यू कितनी है, 2.5 है। Q2 की वैल्यू 2.5 है और Q2 माइनस Q1 है। Q1 की वैल्यू कितनी है, वो 1.5 है। तो 2.5 में से 1.5 जाएगा, बचेगा 1 माइक्रोकुलम। 1 माइक्रोकुलम यानी 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। हाथों हाथ मैंने इसको कुलम में चेंज कर दिया। इंटू कोस थीटा भी नहीं है, तो कोस थीटा क्या है, आधार बटे कण है। कोस थीटा इक्वल टू क्या है, आधार बटे कण है। लाल बटे कक्का का यहाँ पर हमने प्रयोग किया है, तो आधा कोस के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटे कण हो जाएगा। और आधार क्या है, यहाँ पर किसी भी एक त्रिभुज में आप ले लीजिए, आधार क्या बन रहा है 15 सेंटीमीटर और कण क्या बन रहा है 18 सेंटीमीटर। तो इसके स्थान पर हम ये डिस्टेंस प्रयोग करेंगे, हो जाएगा आधार 15 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, हाथों हाथ मीटर में चेंज कर लिया, अपॉन में, और आधार बटे कण, कण कितना है 18 सेंटीमीटर। तो 18 गुणा 10 की घात माइनस के 2, इसको भी हमने मीटर में चेंज कर लिया। और नीचे डिस्टेंस है एपी इंटू, अब देखिए क्योंकि एपी और बीपी इनका स्क्वायर है, तो एपी या बीपी में से इनका स्क्वायर हम लेंगे, ठीक है, स्क्वायर हम लेंगे क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर चल रहा है। तो ये जो डिस्टेंस आ गई है ये किसकी है, cos थीटा की। ये डिस्टेंस है cos थीटा की। अब एपी कितनी है, एपी कह लो या बीपी कह लो, बातें है, ये भी 18 सेंटीमीटर है। यानी क्या हो जाएगा 18 गुणा 10 की घात माइनस के 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें स्क्वायर है तो इस पे भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे। अब देखिए 10 की पावर माइनस के 2 यहाँ है, माइनस का ऊपर माइनस का है, तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 6 बार कटेगा। अब क्या करेंगे, इसको भी काट सकते हैं 3 से, 3 दूनी 6, 3 13 9, 3 बार कटेगा। ऊपर यहाँ बच रहा है 3 बच रहा है, और यहाँ क्या बच रहा है जी 5 बच रहा है। 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा गुणा। अब देखिए 10 की पावर 9 यहाँ पर है, ये तो पावर तो खत्म हो गई है। 9 में से 6 निकालेंगे कितने बचेंगे, 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेंगे। 15 गुणा 10 की पावर 3 पूरे के बटे, यहाँ बच रहा है केवल 2, और यहाँ क्या बच रहा है 18 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, इस पूरे का स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, स्क्वायर खोलेंगे तो 18 गुणा 18 लिखा जाएगा, गुणा 10 की पावर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 10 की पावर जो 4 हो रहा है मैं ऊपर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी 10 की पावर 4 ये ऊपर जाके प्लस का हो जाता है। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। 3 से काट देंगे, 3 छः 18, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 5 बचेगा। अब तो ये कटेगा नहीं, तो 5 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 4 और 3 7 पूरे के बटे 18 छक्के 108, 18 छक्के 108, 108 दूनी 216, 216 ये हो जाएगा। अब 216 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है आपको, Ex की वैल्यू तो ये वैल्यू हमको प्राप्त होगी Ex 2.3 इंटू 10 की पावर 5,
2.3 इंटू 10⁵ ये वैल्यू हमको प्राप्त होगी। मात्रा क्या, न्यूटन प्रति कूलम। डायरेक्टली मैंने लिख दिया है, देख कर, नो प्रॉब्लम। ये वैल्यू किसकी है, Ex की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 2.3 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम आ रही है। ओके, यही वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको। Ex इक्वल टू कितना हो रहा है, यानी एक्स अक्ष में जो वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, 2.3 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम हो रही है। Ex की वैल्यू एक्स अक्ष के सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ज्ञात करेंगे हम Ey यानी ऊर्ध्वाधर घटक। ये तो आपने समझ लिया। ऊर्ध्वाधर तीव्रता कह सकते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो सूत्र है Ey इक्वल टू, क्योंकि Ey से इसको शो करते हैं। और देखिए ये जो लंबवत भुजा है ऊपर वाली, इस पर दोनों ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E sin थीटा और E B sin थीटा, दोनों एक ही दिशाओं पर है। एक ही दिशा पर होने के कारण क्या होगा, ये जुड़ जाती है। लिखेंगे इसको Ey इक्वल टू E sin थीटा प्लस EB sin थीटा, EB sin थीटा। तो ये और EB दोनों में से कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है। इनका सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, लेकिन कॉमन भी आप हाथों हाथ करिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन कर लिया और अंदर क्या बचेगा, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 ये बचेगा। अपोन में क्या रहता है, आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को भी आप कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं, यानी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और आर के स्थान पर कोई भी एक डिस्टेंस AP और BP, AP और BP दोनों में से कोई भी एक डिस्टेंस मानकर चलिए आप AP यूज कर रहे हैं, तो AP का क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे तो 9 इंटू 10⁹। अब देखिए Q1 और Q2, Q1 की वैल्यू है 1.5 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू 2.5 माइक्रोकूलम, जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 4 माइक्रोकूलम। इस 4 माइक्रोकूलम को डायरेक्टली आप क्या करेंगे, कूलम में चेंज कर देंगे, हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। मतलब यहाँ तक हमने वैल्यू यूज कर लिए। इनटू साइन थीटा आ गया। अब देखिए साइन थीटा फॉर्मूले में क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। लंब कौन सी हो जाए, 10 सेंटीमीटर है तो 10 गुणा 10⁻⁻2 बटे, और कर्ण कौन सी हो जाए, 18 सेंटीमीटर है, यानी 18 गुणा 10⁻⁻2। हाथों हाथ ही हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया। इनटू AP, AP का क्या है, स्क्वायर, यानी 18 गुणा 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाती है। काटेंगे 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 कट गया। इस 9 से आप इसको काट सकते हैं, 2 बार कटेगा। अब इस 2 से इस 4 को काट सकते हैं, कितना 2 बार कटेगा। ऊपर बच रहा है 2, यहाँ बचा 10, 2 नहीं कितना हो गया, 20 हो गया। गुणा, अब देखिए 10⁻9 यहाँ है, 6 यहाँ माइनस की, तो बचेंगे 3, तो 20 गुणा 10⁻3 पूरे के बटे कितना हो जाएगा, ये तो पूरा गुणा कट गया, 18 गुणा 18 यानी 324। 324। अब देखिए गुणा में 10 की पावर तो 4 नीचे रहेगा तो माइनस का, ऊपर जाएगा तो प्लस का, तो मैं इसको डायरेक्टली ऊपर लिख ले रहा हूँ 10 की पावर 4। तो 20 गुणा 10 की घात 7 हो जाएगा। 20 गुणा 10 की पावर 7 पूरे के बटे 324 डिवाइड करेंगे तो कोई तो में आएगा
यानी जो ई वाई की वैल्यू आपको प्राप्त होगी वो होगी 6.2 गुणा 10 की घात 5। न्यूटन कितनी, ये वैल्यू आ रही है आपके यानी वाई एक्स के सापेक्ष या वाई एक्स के समांतर वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है। ई वाई इक्वल टू 6.2 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम्ब। अब हमारे पास में दोनों ही वैल्यू क्षेत्र की तीव्रताएं आ चुकी है, ई वाई और ई एक्स, एक्स एक्स और वाई एक्स। लेकिन हम परिणामी ज्ञात करेंगे, नेट वैल्यू क्षेत्र आपको बताना है। नेट का मतलब है कुल वैल्यू क्षेत्र। लिखेंगे आता है बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी कह लो या नेट वैद्युत क्षेत्र कह लो या कुल वैद्युत क्षेत्र कह लो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि दो हैं आपके पास ई एक्स और ई वाई, एक्स एक्स दिशा में और वाई एक्स दिशा में। अब याद करेंगे इनका परिणामी तो हो जाएगा ई इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ये परिणामी ज्ञात करने का सूत्र होता है, किसी भी रूप में आप इसको कर सकते हैं, बिंदु ए बिंदु बी या डिस्टेंस ए डिस्टेंस बी में भी आप इसको कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ जो वैल्यू दे रखी है वो ई के पदों में दे रखी है, तो सूत्र बनेगा ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, यानी एक्स एक्स के सापेक्ष प्लस वाई एक्स के सापेक्ष दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए, तो परिणामी वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता आपको प्राप्त हो जाती है। वैल्यू रखेंगे 2.3 into 10 की पावर 5, इस पूरे का क्या है स्क्वायर, प्लस ऐसे यहाँ पर ई वाई की वैल्यू 6.2 गुणा 10 की घात 5 का क्या है स्क्वायर, और इस पूरे का क्या है जी अंडर रूट है। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाती है। स्क्वायर ओपन करेंगे और ऐड करेंगे, फिर वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो वैल्यू आपको प्राप्त होगी 6.6 गुणा 10 की घात 6। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं न्यूटन प्रति कूलम्ब। जितनी कैलकुलेशन मैंने नहीं की है, और यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट मानकर आप ये कैलकुलेशन को होमवर्क समझें, आप इसको घर बैठ के करें। जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे छोड़ दिया डायरेक्टली लिखा है, तो ये सही है या नहीं आप मुझे कमेंट्स में करके बताओगे। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों ही आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है 6.6 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम्ब। अब यदि नेट वैद्युत क्षेत्र AB के सापेक्ष अल्फा कोण बनाए तो कोण भी कभी कभी पूछ लेते हैं। यदि के स्थान पर लिखेंगे माना नेट वैद्युत क्षेत्र, नेट कह लो या परिणामी कह लो, बात एक है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र AB के सापेक्ष अल्फा, कौन सा अल्फा कोण बनाए। अल्फा कोण बनाए तब क्या हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan अल्फा का मतलब क्या होता है लाल बटे कक्का से LL बटे कक्का लंबटे आधार, लंबटे आधार, यानी ई वाई अपॉन ई एक्स। अब ये tan अल्फा बना कहाँ से है, tan अल्फा जो यहाँ पर ई एक्स और ई वाई है, ई वाई अपॉन ई एक्स है, ई वाई में तो क्या आएगा वाई एक्स के सापेक्ष है, तो ई वाई में आ जाएगा साइन थीटा, और ई एक्स में है कोस थीटा, तो साइन बटे कोस, यहाँ से tan की उत्पत्ति हुई है, तो tan अल्फा इक्वल टू ई वाई अपॉन ई एक्स हो जाएगा। tan अल्फा इक्वल टू ई वाई अपॉन ई एक्स। इसे देख लो कहाँ से आया, मैं समझा देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए।
यहाँ तक तो आप समझ पाए हैं, ये थ्योरी भी आप समझ पाए हैं, लेकिन ये उत्पन्न कहाँ से हुई है आप इसको देख लीजिए। भाई हम करते हैं ई वाई इक्वल टू क्या था, ई वाई इक्वल टू क्या था, ई साइन थीटा, और ई एक्स इक्वल टू क्या था, ई कोस थीटा। यही तो था। बेशक आप बिंदु ए और बिंदु बी के सापेक्ष ज्ञात कर रहे थे, लेकिन जो आपका ऊर्ध्वाधर घटक है उसमें क्या आता है, साइन आता है, क्योंकि साइन की वैल्यू आप याद करते हैं, साइन इक्वल टू क्या होता है, लंबवत होता है। तो किसी भी त्रिभुज में साइन थीटा इक्वल टू आप याद कर सकते हैं। तो ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा ये वैल्यू आपको प्राप्त होती थी। लेकिन यदि हम इस लाइन को बिंदु ए और बिंदु बी के सापेक्ष ना माने तो केवल ई एक्स और ई वाई ही ले, तो ई एक्स और ई वाई ही ले तो बिंदु ए और बी है ही नहीं, ऐसे मानकर आप चलिए तो हमको यही वैल्यू प्राप्त होगी, ई वाई इक्वल टू ई साइन थीटा और ई एक्स इक्वल टू ई कोस थीटा ही हमको प्राप्त होगा। ऊपर वाली को इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और नीचे वाली को इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, और दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या कटेगा, ई से ई कटेगा और जो बचा उसको लिखेंगे, यहाँ बचेगा ई वाई अपॉन ई एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या बच रहा है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और वो क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा की उत्पत्ति हुई है, लेकिन थीटा के स्थान पर हमने क्या माना है, अल्फा माना है। थीटा के स्थान पर क्या माना है, अल्फा। एबी के सापेक्ष यदि अल्फा कोण बनाए तब नेट वैल्यू क्षेत्र ई भुजा एबी के सापेक्ष यदि अल्फा कोण बनाता है तो हमको प्राप्त होता है। यहाँ से इस सूत्र का प्रयोग करते हुए ये वैल्यू हमको प्राप्त हुई है। वैल्यू रखेंगे ई वाई और ई एक्स की अगर हम वैल्यू रखेंगे तो प्राप्त होगा आपको डायरेक्टली लिख रहा है यहाँ पर 2.69 या 6.2 गुना 10 की घात 5, 6.2 गुना 10 की घात 5 पूरे के बटे, और ई एक्स की वैल्यू है यहाँ पर 2.3 गुना 10 की घात 5। 10 की घात 5 से 10 की घात 5 कटेगा, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 3 दूनी 40, 3 क्या होता है, 2 दशमलव समथिंग आ जाएगा, 2 दशमलव कितना आ रहा है, 69 आ रहा है। तो tan अल्फा इक्वल टू 2.69 ही हो रहा है। 10 के पदों में 2.69 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 69.6 की, 69.6 की। तो इसके स्थान पर tan 69.6 आप यूज कर सकते हैं, हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू tan 69.6 डिग्री। तो क्या होगा, tan से tan आप डिवाइड कर सकते हैं, तो अल्फा इक्वल टू क्या प्राप्त हो रहा है, 69.6 डिग्री आपको प्राप्त हो रहा है। ये वैसे एंगल हमसे पूछा नहीं था, लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन चल पड़ी है और इतनी लंबी कैलकुलेशन हमने ज्ञात की है, तो अल्फा भी हमने ज्ञात कर लिया, जो कोण है वो भी हमने ज्ञात कर लिया, और यहाँ पर आकर ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम करवाते रहेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। इस क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन मैंने छोड़ी है उस कैलकुलेशन को आप होमवर्क मान के कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्या ये सही है या नहीं, और आगे किस प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं, किस टॉपिक पर वीडियो आप चाहते हैं वो भी आप हमको बताइए। लैंग्वेज कौन सी हम बताएं आपको, हिंदी में बताएं या अंग्रेजी में बताएं, जो भी लैंग्वेज आप बताएंगे या मिक्स बताना है आपको, वो भी आप हमको कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।